हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका जो है कि मॉक टेस्ट 1 है और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हम लेंगे आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको तो क्या है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिपर हैज़ 50 डिवीज़न विच कोइंसाइड विथ 49 मेन स्केल। इफ़ ईच मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, 0.5 mm, है ना। द मिनिमम इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट बाय द कैलिपर। इन एक्यूरेसी का मतलब होता है लीस्ट काउंट, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपसे बोला जाए कि जैसे मान लीजिए आप सोल्यूशन की बात करते हो, तो आप बताइए कि जो लीस्ट काउंट होता है ना बेटा, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है बेटा जी। और आपको क्या दिया हुआ है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या दिया आपको है, 49 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, डिवीजन बोलो जी, क्या होगा, 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। तो ये आपने क्या निकाल लिया, यह निकाल लिया आपने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। अब लीस्ट काउंट क्या होता बेटा, लीस्ट काउंट होगा क्या चीज़, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा तुम्हारा, 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया आपको, देखो दिया है 0.5। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.5 माइनस 49 अपॉन 50। इसको आप सॉल्व करोगे, आएगा 0.01 mm। तो जो आपका इन एक्यूरेसी आई, जो आपका लीस्ट काउंट आया, वो कितना आया, 0.01 mm आया। mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है बेटा जी। आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, है ना बेटा जी। क्या बोला गया कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। याद रखना क्या है, इनकरेक्ट देखना आपको है, ठीक है ना। कह रहा कि द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज लैम्डा। सी क्या होता है तुम्हारा, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी आपका क्या है ये, सी क्या हो, सी टी और लैम्डा दोनों ही सेम यूनिट की होंगी बिल्कुल, क्योंकि सी टी इज इक्वल टू लैम्डा अगर कर दो तो सी क्या होता है, एल टी माइनस 1, ये आपका टी होगा, है ना। तो टी से टी कटेगा, सिंपल एल आ जाएगा। लैम्डा का भी क्या होता है, सिंपल एल होता है। तो आपका ये वास्तव में करेक्ट है। ये क्या है बेटा जी, ये आपका करेक्ट है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आते हैं दूसरा पे, दूसरा क्या है, एक्स और लैम्डा दोनों ही डिस्प्लेसमेंट हैं, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या है, सी बाई लैम्डा है, यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन लैम्डा इंटू टी है, ठीक है बेटा। तो आप देखो क्या है, यहाँ से यहाँ यहाँ इसको देखो ध्यान से, सी बाई लैम्डा, क्योंकि 2 पाई तो होता नहीं डायमेंशन, सी बाई लैम्डा। अब सी क्या है आपका, एल टी माइनस 1 अपॉन एल हो जाएगा, और इधर क्या है आपका, ये एक्स अपॉन टी है, इधर आपका एल अपॉन टी हो जाएगा इस, और इंटू आपका लैम्डा भी तो है, तो ये आपका एल हो जाएगा। तो यहाँ से एक एल से एल कटेगा, एक एल से एल कट जाएगा, टी चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा टी माइनस 1, यानी दोनों ही सेम डायमेंशंस के हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही सेम डायमेंशंस के हैं। आपको इनकरेक्ट सर्च करना है। और यहाँ पर तो क्या देखो बेटा जी, क्या है इस वाले केस में, सी बाई लैम्डा और एक्स अपॉन लैम्डा, बिल्कुल ये इनकरेक्ट, क्योंकि ऊपर क्या है, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये सी बाई लैम्डा जो है एक्स बाई लैम्डा के डायमेंशन के बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। एक आपका क्या है, ये आपका टाइम है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है और आपसे पूछा गया कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम में पहली बात है, आपके पास 2 चीज़ें हैं कि अगर देख लिया करो कि अगर आपकी वेलोसिटी, है ना, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये आपका अगर सेम साइन का है, मतलब अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और ये भी क्या तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पक्का है कि बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। और अगर वी एन क्या है, ए, है ना, आर अपोजिट साइन, तो पक्का है कि ए क्या होगा तुम्हारा, ए आपका होगा नेगेटिव, यानी ये आपका नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, ये आपका नेगेटिव होगा।
इसका मतलब ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें रिटार्डेशन होगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बात, तभी इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और आते हैं इस ग्राफ में। देखो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में देखो ध्यान से, इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या कर रही है, देखो इंक्रीज कर रही है। पहली बात, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर हम स्लोप निकालते हैं ना किसी पॉइंट पर, तो स्लोप आपका पॉजिटिव ही होगा। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट पे क्या है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और अगर यहाँ निकालते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव भी है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव, अगर स्लोप यहाँ निकालोगे ऐसे, स्लोप आप क्या आएगा, स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी है और साथ में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है, तो पक्का है क्या आएगा, कंसेप्ट क्या आएगा आपका कि सिस्टम कैसा कर रहा है, रिटार्ड, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो रिटार्डेशन आएगा। ये देखो, ये आपका बी रीजन क्या है आपका, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इन बी रीजन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कम हो रही है, जिसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा ही होगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी बोल रहा है साइक्लिस्ट राइडिंग द बाइसिकल एट स्पीड 14√3 मीटर पर सेकेंड टेक्स टर्न अराउंड सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20√3 मीटर विदाउट स्कीडिंग। जी दिया हुआ है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द वर्टिकल, यानी आपसे थीटा पूछा गया है। आपको फार्मूला मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, क्या होगा तुम्हारा v² अपॉन RG। तो v की वैल्यू क्या दिया आपको है, स्पीड आपको 14√3 का होल स्क्वायर अपॉन R कितना दिया है, रेडियस आपका 20√3 दिया है, इंटू जी 9.8 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये सिंपल √3 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, √3 अगर आ गया तो आप बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। क्या बेटा जी, 60 डिग्री। आई थिंक ऑप्शन आपका 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपका देखो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका है, 2 प्रोजेक्टाइल ऑफ मासेस क्या है बेटा जी, m और 4m व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल स्पीड, है ना, उनकी स्पीड क्या है, सेम है, हैव डिफरेंट रेंजेस, उनका रेंज अलग अलग होगा। क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी होता है तो वो प्रोजेक्टाइल की रेंज उसकी हाइट मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये भी ऑप्शन आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। यानी ऑप्शन आपका 4 क्या होगा, सॉरी ऑप्शन आपका 1 जो है वो करेक्ट माना जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, यहाँ क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू द स्पेस एज, ये आपके पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने क्या है, स्पेस में थ्रो किया बेटा जी। जब ये स्पेस में थ्रो करते हैं इसको, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ये रेंज बनाती है, मैक्सिमम इसकी रेंज होती है। तो अगर रेंज आपकी मैक्सिमम है तो पक्का है कि थीटा यहाँ कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा है कि बताइए जब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, तो उस टाइम पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी कब होगी बेटा जी, क्योंकि वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर एक जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट वो जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसके पास। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है, और इसी पॉइंट पर आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है बेटा जी, तो पक्का है कि आपको क्या निकालना है, Hmax निकाल लो, ये y निकाल लो, और ये आपका x निकल जाएगा। x और y अगर मिल जाएगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। और आपको x तो पता है, क्योंकि रेंज अगर आपका जो रेंज दी गई है, कितना दी गई है, 400 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इसका आधा होगा ना ये, तो आप यहीं से कह सकते हो सर जो x कोऑर्डिनेट होगा, वो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, r/2 होगा, कि मैक्सिमम हाइट पर ही क्या आपका इसका कोऑर्डिनेट निकालना हमको, r/2 होगा। तो ये जगह तुम्हारा 400/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 200। तो x कोऑर्डिनेट तो निकल गया आपका। अब क्या निकालना हमको बेटा जी, y कोऑर्डिनेट। क्या निकालना हमको, y कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, साथ में क्या दिया गया है, देखो आपको दिया है Rmax इज इक्वल टू u²/g। Rmax क्या दिया है, 400 इक्वल टू u²/g। इसको पहले से पॉइंट आउट कर लो, ये तो कंडीशन दी गई है। अब निकाल लो कि Hmax कितना होगा। अच्छा, Hmax इज इक्वल टू होता है u² sin² θ/2g, ये है ना आपका Hmax, y कोऑर्डिनेट आपका है। तो यहाँ से अगर हम u²/g को बाहर कर लें तो h इक्वल टू u²/g हमने बाहर कर लिया, साइन
थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू होगी तुम्हारी 45। क्यों? क्योंकि रेंज आपका कैसा है, मैक्सिमम है। तो क्या तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, तो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा जी, 1/, हो जाएगा 4 ये। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, u²/g कितना दिया है, पहले से दिया है 400, तो 400/4 दिया गया, कट गया, ये आपका आ गया 100। इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा x, और होगा क्या होगा तुम्हारा y होगा, वो बोलो कितना होगा, वो होगा आपका पहला कितना होगा, x कितना होगा 200 होगा, और आपका y कितना होगा 100 होगा। यानी ऑप्शन आपका 2 करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा जी, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पर एक डिस्क है, ठीक है, और उस पर एक क्या रखा गया, एक ब्लॉक रखा गया है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग से उसको क्या है, बांध दिया गया है। और ये डिस्क का जो सरफेस है ना, ये सरफेस ये आपका है फ्रिक्शन इसमें लग रहा है, ठीक है ना। और इसमें ये अब रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। होगा क्या, जब इसको हम रोटेट कराना शुरू करेंगे, ओमेगा से डिस्क को घुमाना शुरू करेंगे, तो इसके बाहर क्या एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, इसको बोलेंगे m⍵²r। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे ये बाहर वाला फोर्स क्या है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगा हुआ है इधर पीछे की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बाहर जाने से रोकेगा, पहली बात। और स्ट्रिंग अभी तो बधी हुई है, नो प्रॉब्लम। जब तक फ्रिक्शन इस, अच्छा हम ओमेगा क्या करेंगे, जो तुम्हारा है ना, ये देखो ध्यान से, इधर जो फोर्स आपका लगा वो m⍵²r। जैसे हम ओमेगा बढ़ाना शुरू किए वैसे ही बाहर वाला फोर्स क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाहर वाला फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा। और ये फ्रिक्शन अपने हिसाब से क्या इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओमेगा बढ़ाते गए यहाँ फ्रिक्शन बढ़ता गया, ओमेगा बढ़ाते गए यहाँ फ्रिक्शन बढ़ता गया। और ये फ्रिक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना आ जाए। और जैसे ही ओमेगा को हमने यहाँ इंक्रीज किया, इतना हमने इंक्रीज कर दिया कि यहाँ पर क्या फ्रिक्शन आ गया, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। यानी कहने का मतलब अगर इसके बाद अगर आपने ओमेगा बढ़ाया तो पक्का है कि स्ट्रिंग आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जस्ट टॉट की, तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही बराबर होंगे, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो जस्ट टॉट होगी, जस्ट वही टॉट होगी। दैट मीन्स कह सकते हो कि वही वो टाइट होने वाली होगी, है ना। अभी टेंशन नहीं आया है, जस्ट टॉट पे टेंशन। तो बस पॉइंट आपका यही है कि जब आप क्या लिखते हो कि अगर इधर कितना लगा बेटा जी, इधर मान लो m⍵²r लगा, और फ्रिक्शन कितना तुम्हारा है, μ आपका फ्रिक्शन है, और साथ में टेंशन मैंने दिखाया यहाँ पर, टेंशन क्या होगा, 0 होगा व्हेन स्ट्रिंग जब ये जस्ट टॉट होगी, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो आप कहोगे m⍵²r इज इक्वल टू क्या होगा, μmg। m से m आपका कट जाएगा, आपको क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा सॉरी, m से m कटा है ना, यहाँ आ गया μg/r, ये आ जाएगा रूट में, तो μg/r आ जाएगा। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन जाते। अब बेटा यहाँ कहा गया है कि 2 ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक क्या आपका m1 है और एक आपका क्या है m2 है। ये दोनों एक स्प्रिंग से क्या है, आपस में कनेक्टेड है कि नहीं बेटा जी। अब हमने क्या किया, इस पर हमने एक फोर्स लगाया, कितना, F1 फोर्स लगाया m2 पर, तो पक्का है कि स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी, इस पर लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे Fr। और अगर इसका K है तो Fr इक्वल टू KX हो जाएगा। तो इस पर जो लगा हुआ फोर्स कितना हो गया, F कहाँ लगा, राइट साइड में, और Fr कहाँ लगा, लेफ्ट साइड में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस Fr। तो बाद में हम लगा लेंगे फार्मूला। दूसरा आपका मास है, स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो इस पर कहाँ फोर्स लगाएगी, ये फोर्स लगाएगी राइट साइड में। कितना लगाएगी, वो Fr ही लगाएगी, क्योंकि जितना उसमें कंप्रेशन होगा उसी हिसाब से फोर्स लगाएगी, K/X के हिसाब से। तो इस पर सिर्फ क्या लगा, फोर्स Fr लगा। और इस पर कितना फोर्स लगा, मैंने यहाँ बनाया है, m1 पे कितना फोर्स लगा बेटा जी, Fr लगा। और मैं अगर बनाता हूँ आपका, देखो मान लो अगर आपका F2 है, ये क्या है बेटा जी, आपका मान लो इधर आपका ये, अगर आपने का दूसरा ब्लॉक मैंने बनाया तो इस पर कितना फोर्स लगा, बोलो जी। अगर मैं कहूँ तो इस पर फोर्स आपका कितना लगा, Fr ही लगा, ये आपका m2 है। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेंगे। तो F नेट कितना आपका आ गया, F माइनस Fr, मतलब क्या होगा, Fr का मतलब होगा KX होगा ना,
एफ आर इक्वल टू के एक्स है इक्वल टू मास कितना m1 इंटू इसका कितना लिया हमने a1 ले लिया। तो यहाँ से बेटा जी बोलो कितना आ गया तुम्हारा के एक्स क्या आ जाएगा, के एक्स इज वैल्यू बोलो क्या आ गया बेटा जी, ये आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा f माइनस m1 इंटू a1, ये आपका के एक्स आ गया जो स्प्रिंग का फोर्स है। बस यहाँ लगा दो, इतना फोर्स लगा यहाँ लगाओगे कि एफ नेट इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्स। कितना एफ नेट लगा यहाँ पर, सीधे के एक्स लगा, कितना इसका मास है m2 है, कितना इसका एक्सेशन तुम्हारा a2 है। के एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो और a2 निकाल लो। के एक्स की वैल्यू क्या होगी f माइनस m1 a1 और अपॉन कर दोगे यहाँ पर m2, तो ये आपका a2 आ गया। यानी सेकेंड ब्लॉक में कितना होगा एक्सेलरेशन f माइनस, ये वाला आपका कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, f माइनस m1 a1 अपॉन m2। आई थिंक ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर हमने क्या एक फोर्स लगा रखा है और ये जो फोर्स है कितना है वो F है और ब्लॉक में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S हो रहा है। तो वर्क डन बाय द क्या है फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा तो कहोगे सर माइनस एफ आर इंटू एस होगा। हमारा एम क्या है फ्रिक्शन निकालना। तो आपको पता है फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान देना, क्योंकि इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, एक थीटा यहाँ पर, इधर कितना आएगा तुम्हारा बोलो जी, इधर आपका आएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर कितना आएगा आपका एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक का एम जी कहाँ काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एम जी कहाँ काम कर डाउन। तो बताइए यहाँ पर इसका नॉर्मल कितना होगा, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, क्योंकि दो फोर्सेस कहाँ काम कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो एन जो सरफेस को रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ कितना करेगा, एक तो एम जी करेगा प्लस क्या एफ साइन थीटा भी करेगा, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है एफ आर इक्वल टू होगा तुम्हारा म्यू इंटू एन होगा, और म्यू कितना हो गया एन, म्यू जो कहते हो म्यू को म्यू के लिख लेते हैं, एन क्या तुम्हारा हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो गया ना बेटा जी। तो बोलो कितना होगा वर्क, कितना होगा वर्क रखते हैं यहीं पर है माइनस म्यू के ब्रैकेट में एम जी प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वर्क। आई थिंक माइनस म्यू के एम जी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पर तीन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपके पास क्या है स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग आपके पास है ना। और तीनों से क्या है ज्योमेट्रिकल एक्सिस से आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर से क्या है तीनों एक्सिस पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सॉलिड का होता है 2/5 mr², हॉलो का होता है 2/3 mr², और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का होता है mr²। तो अगर देखा जाए तीनों में कंपेयर किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का सबसे बड़ा होगा, फिर इसके बाद होगा हॉलो का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा सॉलिड का होगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब यहाँ पर एक थिन सर्कुलर रिंग आपकी है, इसको हमने क्या किया इसके एक्सिस के अबाउट हमने इसको रोटेट करना शुरू किया। तो इसका मान लीजिए कितना है, इसका पूरा का पूरा मास कितना है, रिंग का मास है m है, और इसका जो रोटेशन हमने लिया है ये कितना है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। ठीक है, रोटेट कर रही है। हमने क्या किया सेकेंड केस में, अच्छा इसके बाद अगर सेकेंड केस में क्या किया हमने, क्या किया इनके अपोजिट डायमीटर के अपोजिट्स पर हमने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, एक मास m का, स्मॉल m का, स्मॉल m का यहाँ रख दिया। रखने के बाद इसको जो कहते हैं छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या इसके रोटेशन में फ़र्क आएगा, क्योंकि आपने मास रख दिया पक्का फ़र्क आएगा। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई ओमेगा एफ मान लिया हमने, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा एफ। तो इन दोनों केसेस में आप देखो क्या नहीं बदला, पहले क्या है कि रोटेशन हो रहा था, ऊपर से आपने ब्लॉक को प्लेस किया तो इसके रोटेशन में फ़र्क आया। तो ठीक है नो प्रॉब्लम, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज हुई, लेकिन आप एक बात याद रखना कि इस सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब दोनों ही केस में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलिएशन कितना होगा इसका एम आर ओमेगा, एम क्या है रिंग का मास है, आर क्या उसकी रेडियस है, ओमेगा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी, ये हो गया इनिशियल हो गया। अगर इसको हम देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो इसका पूरा का पूरा मास कितना होगा रिंग का मास, अब चारों मास आपने लिया और आर तो जो कहते हैं ओमेगा एफ का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों क्या कर दिया हमने, इन दोनों को बराबर कर देंगे हम लोग, बोलो बच्चा जी दोनों ही बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, देखो डी आर स्क्वायर तुम्हारा आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा एफ कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो कैपिटल एम प्लस 4 एम अपॉन, ये डिवाइड होगा बेटा ना,
इधर से ये आपको निकालना ओमेगा एफ निकालना है, तो क्या होगा तुम्हारा बोलो जी, एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m और इनटू क्या आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई थिंक इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका एम, देखो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वी। यहाँ पर क्या आपने सिंपल वी लिया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो मैंने फार्मूला बना दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से। वी एट सेंटर क्या है 3/2 वी एट सरफेस, ठीक है ना। तो सरफेस में जो पोटेंशियल होगा उसका 3/2 कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो ये आपके पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास है, उनके वर्टिसेस पे क्या है मास, 3 मास रखे, इक्वल मास रखे गए हैं। सेंटर पे कितना मास रखा गया है 2m। आपसे पूछा है कि नेट क्या पूछा बेटा जी, कि द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द 2 kg मास, इस 2 kg मास पर कितना नेट फोर्स एक्ट होगा। तो आपको पता है क्योंकि पूरा सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि डिस्टेंसेस ये बराबर देखो दिख रहे हैं आपको, है ना। ये दोनों मिलके फोर्स कहाँ लगाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या तुम्हारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। व्हेन अ सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड from a long uniform wire, its length increases by 1 centimeter. If the same weight is suspended from another wire of the same material and the length but having a diameter half of the first one, the increase in length will be। अब बेटा देखो, जब लेंथ के साथ क्या है डायमीटर भी चेंज होता है ना, अगर लेंथ के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो सीधे लगाओगे फार्मूला कि डेल्टा, ध्यान देना कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू डायमीटर अगर क्या है D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर। डायमीटर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा वो। तो अब D1 क्या होगा तुम्हारा, तो अब D2 तुम्हारा क्या है बेटा जी, अब आपका जो D2 है वो कितना है, D1 का हाफ है, तो यहाँ रखोगे D1 अपॉन 2 ये होल स्क्वायर अपॉन D1। डेल्टा L1 कितना दिया है, जो इंक्रीमेंट लेंथ इन फर्स्ट वायर आपका 1 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू D1 से D1 कटेगा, यह आ जाएगा तुम्हारा सिंपल 1/4। तो डेल्टा L2 कितना आ गया, सिंपल 4 आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट आपका है बेटा जी, बहुत इसको क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा ना करके, बस ये कंसेप्ट अगर आपको याद होगा कि लेंथ और जब लेंथ और डायमीटर दोनों चेंज होते हैं तो उस टाइम पर चेंज इन लेंथ और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, हम इसको पॉइंट आउट करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि हीट फ्लो से है, कि कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक एल्युमिनियम के हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है ना बेटा जी। और इस रॉड की लेंथ कितना है 2.35 मीटर है। इसका जो है कि इसका जो के है थर्मल कंडक्टिविटी वो आप कितना 235 दी गई है आपकी। ठीक है बेटा जी। ये जो आपका रखा कितने गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। इसकी रेडियस क्या ली गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक आइस ब्लॉक रखा गया है, मेल्टिंग पॉइंट पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। और ठीक है ना, और ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि यहाँ से द अदर एंड डॉट कनेक्ट आइस एट इट मेल्टिंग द रेट इन kg/सेकेंड एट विच आइस मेल्ट इज। क्या वो रेट होगा, आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना हो, क्योंकि हीट क्या होगी इसमें से निकलेगी जाएगी आइस में, और आइस क्या होगी मेल्ट होगी। तो किस रेट से हीट आपकी जाएगी, है ना, जो कि आइस को क्या कर दे मेल्ट कर दे। ठीक है बेटा जी, सिंपल इस बात है। तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, एक कंडक्टिंग रॉड से जो क्या है जब हीट फ्लो करती है तो क्या बनता है वो KA∆T/L होता है कि नहीं है। और जब पूरा का पूरा मेल्ट होगा, ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा तो कितने हीट इसको मिली, क्या होता है फार्मूला M×LF होता है। M इंटू क्या है LF होता है। लेकिन यहाँ से क्या पूछा हुआ है आपको, रेट पूछा हुआ है, तो क्या होगा तुम्हारा DM अपॉन क्या हो जाएगा DT हो जाएगा इंटू LF हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, ये DM/DT निकालना है। ठीक है बेटा जी, किसमें निकालना kg/सेकेंड में ना, kg/सेकेंड। बस हो गया क्वेश्चन आपका। आपने यहाँ से क्या लिखा कि DM/DT क्या हो जाएगा तुम्हारा, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू आपकी 235 इंटू डेल्टा T कितना आपका है 20 - 0 है ना, ये आपका 20 - 0 है ना।
अपॉन लेंथ कितनी बेटा जी है 2.35 इंटू ये एल एफ कहाँ आएगा इसका नीचे आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आपको दिया गया है कितना होगा ये 10/3 इंटू 10⁵ ठीक है बेटा और इसमें आपने के रख दिया है डेल्टा टी रखा और आपने ए छोड़ दिया तो आप यहाँ पर ए को भी पॉइंट आउट कर लो कितना होगा तुम्हारा पाई और आर स्क्वायर आर कितना रखोगे 2 सेंटीमीटर यहाँ रख के इसको सॉल्व करोगे बेटा जी तो जो आपका ये आपका dm/dt आपका आ जाएगा आंसर आपका देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका 2.4 इंटू 10⁻⁶ इसको आप लोग आराम से निकाल लोगे आई थिंक मेरी बात समझ पा गए कि किस तरीके से हमें चलना है ठीक है बेटा जी इसमें क्या बोला गया है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्टार इज़ कितना आर दिया गया है बेटा जी क्या दिया गया है ये आर दिया गया है ब्लैक बॉडी आपकी है ना टेम्परेचर भी आपका दिया गया है स्टार एट विच रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस क्यू तो जो स्टार से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी है ना वो कितनी होगी उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो इस पर क्या लगाना हमको स्टीफन्स लॉ क्या लगाना जी हमको स्टीफन्स लॉ तो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट होगी ना क्या होगी सिग्मा ई ए टी पावर 4 होगी क्योंकि ब्लैक बॉडी है इसलिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आर क्या होगा 4πr² हो जाएगा तो यहाँ से बोलो टी कितना हो जाएगा टी पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा जी क्यू अपॉन सिग्मा 4πr²। तो टी कितना हो जाएगा बेटा जी क्यू अपॉन सिग्मा 4πr² की पावर 1/4 ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर की वैल्यू ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ यहाँ पूछ रहा है कि व्हेन अ गैस इन अ वेसल एक्सपैंड अगर हम एक्सपैंड करते हैं इट्स इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज तो किस केस में होगा जब उसी केस में होगा जब हीट का एक्सचेंज ना हो सिस्टम से सराउंडिंग में सराउंडिंग से सिस्टम में ठीक है बेटा जी। इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा तुम्हारा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा दिस ऑप्शन इज करेक्ट ठीक। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट कितना है 47 डिग्री सेल्सियस में। तो दो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है एक क्या तुम्हारा ऑक्सीजन है तो VRMS क्या लिखा हमने हाइड्रोजन कितना लिखा है H2 इज इक्वल टू RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है फार्मूला √3RT/m होता है। तो 3 क्या लिखा है 3R2 किसका टेम्परेचर H2 का टेम्परेचर किसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइड्रोजन का टेम्परेचर और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे यहाँ पर भी क्या है 3RT/m होगा। तो T किसका लेंगे O2 का लेंगे ऑक्सीजन का लेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास लेगा वो भी लेंगे ऑक्सीजन का लेंगे ठीक है बेटा जी। यहाँ से हमने क्या किया देखो सब 3R कट जाएगा बोल बच्चा जी तो क्या बचेगा आपका इसका कितना H2 का कितना होता है मास मॉलिक्यूलर मास होता है 2 होता है और O2 क्या होता है 32 होता है ठीक है बेटा जी। इसके बाद क्या हमने रूट को हटा दिया रूट को हटाने के बाद फिर हमने सॉल्व किया देखो ध्यान से और आपको दिया है कि टेम्परेचर ऑफ दिया हुआ है O2 कितना 47 इसको चेंज कर दिया किसमें केल्विन में अपॉन 32 हो गया कैंसिल किया यहाँ से रूट हट जाएगा तो सीधे TH2 हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 20 केल्विन आएगा ठीक है बेटा जी। आपने क्या किया दोनों के VRMS को इक्वेट कर दिया और मॉलिक्यूलर मास रख दिया उनका और साथ में उनका टेम्परेचर रख करके सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ गया कितना आ गया 20 केल्विन ठीक है बेटा जी। सिंपल सी बात है फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व करना था ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट इस टाइम पीरियड इज T जब उसमें किसमें रेस्ट में है तो उसका क्या है टाइम पीरियड आपका T होगा फार्मूला क्या होगा 2π√L/g विथ व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी द लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पीरियड T/2 मतलब आपकी लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाए कि वो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाए ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा ठीक है जब एक्सेलरेट करेगा तो G क्या बन जाएगा तुम्हारा G+a अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा एक्सेलरेट तो जो T कितना हो गया तुम्हारा T/2 हो गया और G क्या होता है तुम्हारा G+a हो गया ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए इनका हमने स्क्वायर कर दिया अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने रूट हटाने के लिए क्या हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा बोलो बच्चा जी। अब यहाँ से क्या होगा देखो ध्यान से अच्छा ये हो गया तुम्हारा अब इधर क्या रख दिया हमने T की वैल्यू क्या होता है T की वैल्यू 2π√L/g रख दिया तो मैंने क्या रखा देखो 4π² देखो 4π² ऑलरेडी 4 यहाँ लिख दिया क्योंकि 4 यहाँ पर है। इसके बाद इधर लिखा देखो 4π से कट जाएगा बेटा जी है ना बेटा जी L से कट जाएगा बोलो बच्चा जी
तो क्या बचेगा आपका 1/4g बचेगा, यहाँ पर 1/g प्लस a बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 3g आ गया। इसका मतलब कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 3g के बराबर होना चाहिए, तभी जो टाइम पीरियड रिड्यूस होकर के t/2 बनेगा। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। बोल रहा है कि व्हेन अ ऑर्गन पाइप इज ओपन बोथ एंड्स इट रेजोनेट विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना 240 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम पाइप इट इज क्लोज्ड वन एंड। जब तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप है बेटा जी, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी वी अपॉन क्या होता है बेटा जी 2L होता है। ये कितना दिया आपको है 240 हर्ट्ज, ये आपका F1 हो जाएगा। और अगर हमने क्या कर दिया इसको वन एंड पर क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V अपॉन फंडामेंटल हो जाएगा तुम्हारा 4L। इसको रखेंगे कि यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा बेटा जी, ये 120 हर्ट्ज आ जाएगा। तो अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी फंडामेंटल 120। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है बेटा। अब बेटा इन्होंने क्या पूछा कि अगर आपके पास क्या है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स है, दोनों एंड पर फिक्स है, वाइब्रेट कर रही है, सेकेंड ओवरटोन उसमें बन रहा है, देन द नंबर ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स। आप मुझे बताओ सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या है। अगर दोनों एंड पर वो फिक्स है ऐसे, तो ये आपका ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी λ/4 बनेगा ये। इसके बाद क्या है, एक एक लूप हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ओवरटोन बनता जाएगा। एक लूप ऐड किया तो 1 ओवरटोन, 2 किया 2 ओवरटोन, 3 किया तो 3 ओवरटोन। ठीक है ना। अब मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आपकी ये है फंडामेंटल, कितने ओवरटोन ऐड किया 1 और 2, तो ये पूरा का पूरा ये वेव बन गई। कितने नोट्स आ गए 1 2 3 और 4, ये 4 नोट्स आ गए। कितने एंटी नोट 1 2 एंड 3, तो 4 नोट्स हो गए और 3 क्या हो गए तुम्हारे एंटी नोट्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल की जो अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, 2 पार्टिकल्स हैं अल्फा और प्रोटॉन, दोनों ही एक्सरेट कर रहे हैं रेस्ट से। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 मेगावोल्ट, दोनों सेम पोटेंशियल में एक्सरेट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है Q/V होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो काइनेटिक क्या होगा तुम्हारा चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज क्या Q अल्फा इंटू पोटेंशियल। प्रोटॉन वाले केस में प्रोटॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कट जाएगा। अल्फा पर चार्ज कितना होता है 2, अब प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा 1, 2/1। आंसर आपका होगा 2 है कि नहीं बेटा, सॉरी ऑप्शन आपका 3 करेक्ट, क्योंकि 2/1 आया ना रेशियो अल्फा और किसका प्रोटॉन का, तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखो कि द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कितना आपका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, कितने ओम का है 10 ओम का है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम क्या है 20 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर सिर्फ लेंथ को चेंज किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला सिंपल लगाओ, क्या R1/R2 इज इक्वल टू L1² याद रखना। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं सिर्फ लेंथ में चेंज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा उसके लिए फार्मूला लगाओगे ये, तो 10 क्या होगा R2 हो जाएगा, लेंथ क्या है 5² 20² हो जाएगा, यहाँ से R2 निकालोगे सिंपल क्या आ जाएगा तुम्हारा 60 आएगा। आंसर आपका क्या होगा ये आपका 5 सेकंड है, ये आपका ये 800 आपका ना, ये आएगा 160, ये होगा तुम्हारा 160, ये आपका 1 करेक्ट होगा। ठीक है, मेन फार्मूला आप ये लगाओगे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बेटा ये भी बड़ा आसान है, क्योंकि देखो इस सीरीज आपको P और Q के अक्रॉस क्या निकालना है इक्विवेलेंट। तो बताओ R और R, ये दोनों R किस में है बिल्कुल पैरेलल में है। देखो ये वाला या बिल्कुल पैरेलल में है, दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा तुम्हारा R/2 आएगा। और ये वाला R दोनों किस में है, ये पैरेलल में, ये R/2 आ जाएगा। बोल बच्चा जी। और ये वाला आपस में पैरेलल में है, ये हो जाएगा तुम्हारा R/2। और ये दोनों किस में आ गए बेटा जी सीरीज में आ गए, तो R/2 सिंपल R आ जाएगा, है कि नहीं बेटा जी। और ये R/2 है, आपका P या क्या आपका Q है, तो R और R/2 किस में आ गए पैरेलल में आ गए। तो R और R/2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा R/3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्रेक करके आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी इज, अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि QV साइन थीटा होता है M अपॉन, यहाँ पर V क्या तुम्हारा है, यहाँ पर V आपका, क्योंकि P अगर कांस्टेंट है तो Q और V तो पहले ही फिक्स हो गया है, थीटा भी आपका फिक्स ही कर दिया होगा उन्होंने, और B क्या इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया है, तो V क्या तुम्हारा हो गया फिक्स हो गया, और V फिक्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भी क्या फिक्स हो गया, तो रिमेन्स कांस्टेंट। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई थिंक आपको मैं समझा पाया, थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बेटा जी आपको क्वेश्चन लेंदी था, समझाना भी था। ये जितने 25 क्वेश्चन आपके 25 मिनट में ही होने चाहिए थे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।